नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज में हमारा 24वां वीडियो लेक्चर और इसमें हमने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है। कल का जो वीडियो था उसमें हमने इसका पहला भाग देखा था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित होगा और ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद का दूसरा भाग होगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी है, जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी है, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए और ऑप्शन डी है, आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो इस पर हमने पहले भी बात करी थी कि जरूरी नहीं कि जब कोई प्रधानमंत्री बन रहा है या मंत्री बन रहा है तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि वो मंत्री बन जाता है या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता लेनी होगी। 6 माह के अंदर और किस सदन की सदस्यता लेनी होगी, तो या तो लोकसभा का ले सकता है या राज्यसभा का, यानी संसद की सदस्यता लेनी होगी। इसमें कहीं पे भी ये नहीं बताया गया है कि उसे लोकसभा का लेना है या राज्यसभा का, यानी वो दोनों में से किसी का भी ले सकता है सदस्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कि जरूरी नहीं कि वो किसी सदन का सदस्य हो, लेकिन अगर वो मंत्री बनता है या प्रधानमंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के भीतर किसी सदन की सदस्यता ले लेनी चाहिए, तो लोकसभा का ले चाहे तो राज्यसभा का ले। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारतीय संविधान में कहीं पे भी नहीं बताया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए या तो व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु है 25 ईयर और राज्यसभा के सदस्य होने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि न्यूनतम आयु की बात की जाए है तो कम से कम 25 वर्ष की आयु तो होनी ही चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य बन सके, और जो लोकसभा का सदस्य बन सकता है वो प्रधानमंत्री भी बन ही सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ है, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा या 50वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। तो भारतीय संविधान में एक शब्द है प्रधानमंत्री और एक शब्द है मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद उसके सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद में जितने मंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद के सदस्य कहे जाते हैं, और प्रधानमंत्री एक तरीके से देखें तो अध्यक्ष होता है। लेकिन उप प्रधानमंत्री का कोई भी बात हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है कि उप प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां होंगी। दरअसल क्या होता है कि जब मंत्रिपरिषद बनने की बात आती है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 दावेदार हो जाते हैं जिनको कि पीएम बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। ऐसी स्थिति में एक को पीएम बन जाना पड़ेगा क्योंकि पीएम तो एक ही होगा, और दूसरे को उप प्रधानमंत्री की संज्ञा दे दी जाती है। और उप प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि संविधान के अनुसार उसको कुछ स्पेशल राइट्स या स्पेशल उसको कुछ शक्तियां दी गई हैं, बल्कि वो एक नाम मात्र का उप प्रधानमंत्री होता है, बल्कि वो एक मंत्री ही होता है। बस व्यवहार में उसे उप प्रधानमंत्री कह दिया जाता है, लेकिन संविधान में ऐसी कोई बात नहीं की गई है। आइए देखते हैं। तो इसका आंसर तो आपको पता ही हो गया होगा, मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था या संविधान के प्रावधानों से हटकर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर। मूल संविधान में कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये बात आपको पहले से भी जानकारी हो गई होगी, कल के वीडियो में भी हमने देखा था।
तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5वां, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। क्या यह कथन सही है या गलत है? तो बिल्कुल है, संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है। दो तरह के सदन बताए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और एक इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की भी बात की गई है। यदि मंत्री परिषद का विश्वास लोकसभा में खो जाता है, यानी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो मंत्री परिषद तुरंत ही इस्तीफा दे देती है। तो ये तो सही है। दूसरा, संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, तो ये भी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, इस पर अभी बात करते हैं। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। लोकप्रिय सदन का मतलब क्या है? लोकसभा। और निम्न सदन का मतलब भी क्या है? लोकसभा। तो ये तो सही है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के अनुसार यदि मंत्री परिषद के लिए अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है लोकसभा में, तो उसको इस्तीफा देना होता है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा में उसको बहुमत प्राप्त हो, विश्वास प्राप्त हो, ये बात तो सही है। ऑप्शन सी पे देखते हैं, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। तो क्या मंत्रिमंडल में जो सदस्य होते हैं या जो मंत्री बनते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री, वो क्या केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं या लोकसभा से ही चयनित होते हैं? ऐसी बात नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चयनित होते हैं। इवन अभी जो इससे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह, वो प्रधानमंत्री ही राज्यसभा से चुने गए थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6वां, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। तो ये चीज मैं पहले बता चुका हूं। कभी कभी ऑप्शन आपके पास आ सकता है कि संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, तो आपको सबसे समीप उत्तर क्या है? लोकसभा के प्रति, क्योंकि 75 में आर्टिकल 75(1) में ये बताया गया है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये पहला तो सही हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। दूसरा एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, और तीसरा 75(3) में ये चीज बताई गई है। तो ये चीज जो है 75(3) में बताई गई है। 75(1) बता दिया मैं, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात। तो ये 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। चौथा, वैसे 74(3) कहीं भी संविधान में लिखा नहीं गया है, यानी 74(1) है, 2 है, लेकिन 74(3) संविधान में है ही नहीं। तो इस तरह से 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा, और 1, 2, 3 किस में है? ऑप्शन बी में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन एक सही स्थिति नहीं है? तो क्या अपदस्थ मंत्री परिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक निर्वाह करेगा पदभार का? तो ये बात तो सही है। और दूसरी बात, राष्ट्रपति शासन लागू होगा, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन किसके अंतर्गत लागू होता है? 356। एक अलग व्यवस्था है, मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ऑप्शन सी देखते हैं, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन पद पर बने रहने के लिए कहेंगे, ये भी सही है। और वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय यह है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता या आम चुनाव नहीं करा लिया जाता। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो गलत हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करते हैं। तो संवैधानिक रूप से संघ के जो मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर मतलब अपने पद पर बने रहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जब चाहे तब राष्ट्रपति को यह सलाह दे सकता है कि आप इस मंत्री को बर्खास्त कर दीजिए, लेकिन संवैधानिक रूप से देखें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तो केवल एक सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में
तो स्पष्ट उल्लेख नहीं पर परिपाटी के तौर पर पालन किया जाता है। इसका ऑप्शन देखते हैं। वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। अपनी पदावधि की समाप्ति के पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ त्यागपत्र करने पर संसद के निम्न सदन के अध्यक्ष राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो आइए देखते हैं हर एक चीज को। वित्त मंत्री को निम्न सदन का होना चाहिए, ये जरूरी नहीं। इससे पहले जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, वो राज्यसभा से थे, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे, तो ये चीज जो है संविधान में कहीं लिखी नहीं गई, ऑप्शन बी। लेकिन संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की गई है, उसके तहत मंत्री परिषद इस्तीफा देती है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं। मंत्री परिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, ऐसा भी नहीं है। प्रधानमंत्री जिसको चाहे उसको मंत्री बना सकते हैं। अपनी पदावधि की समाप्ति के पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ त्याग पत्र दे दें तो संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष यानी लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। ऐसी स्थिति बनती है तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे, न कि लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है, ऑप्शन बी का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत की मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विश्वास प्रस्ताव। यानी वो ये साबित करने का प्रयास करेगी कि अभी भी हमको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो विपक्षी दल द्वारा रखा जाता है, और यह इसलिए रखा जाता है कि ये बताने के लिए कि सदन में जो सरकार है उसको विश्वास प्राप्त नहीं है, वो अपना बहुमत खो चुकी है। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव विपक्षी दल लाते हैं और वो पास हो जाता है तो सरकार को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। इसके विरोध में सरकार या मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल विश्वास प्रस्ताव ला सकती है। विश्वास प्रस्ताव का पास होना ये माना जाएगा कि सरकार पर अभी भी भरोसा है लोकसभा का। आइए ये इसका डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप CGPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो क्लासेस अभी कम्प्लीटली आया नहीं है लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। करंट अफेयर क्विज और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज में कंप्लीट डिस्क्राइब टेस्ट सीरीज होगा, तो आप इसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप इसमें जो फ्री टेस्ट सीरीज है उसको जरूर दें। और 2018-19 जो CGPSC प्रीलिम्स हुआ उसमें 32 से अधिक प्रश्न और 2019-20 में 46 से अधिक प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से पूछे गए थे। तो आप इसकी गुणवत्ता का इस तरह से आकलन भी कर सकते हैं। अगर आप ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूट्यूब के, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सीधे प्ले स्टोर में जाकर के एनालाइजर ऐप स्पेस देके CGPSC सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। आपको इस कंटेंट का अगर PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, उस पर जुड़िए और वहाँ से इसका PDF पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आगे समाप्त करने से मैं पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहें, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आगे और वीडियो ऐसी आपकी डिमांड है तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा व्यू बढ़वाइए हमारा, क्योंकि बहुत कम व्यू आ रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा डीमोटिवेट करती हैं हमको, और हमको मोटिवेशन मिलेगा इससे कि आप व्यू मतलब देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। कुछ चीज़ें पता ही नहीं चल रही है ना, तो आप लाइक करिए, पसंद नहीं आ रहे तो कम से कम डिसलाइक करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।